हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीरेंद्र राजस्थान एग्जाम। आप सभी का वीरेंद्र राजस्थान एग्जाम के इस ऑफिशियल चैनल पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी को विदित है, हमने सीटी 2026 10+2 और राजस्थान पुलिस के लिए एक फाउंडेशन बैच स्टार्ट किया है। तो आज हमारा दूसरा दिन है। कल हमने भौतिक और रासायनिक परिवर्तन पढ़े थे विज्ञान के अंदर। रीजनिंग में हमने कोडिंग, डिकोडिंग वाला और कंप्यूटर का हमने जनरल नॉलेज पढ़ा। इंग्लिश की क्लास से थोड़ी लेट स्टार्ट होगी 1 जुलाई से, क्योंकि समय की थोड़ी पाबंदी है इसलिए। तो आज साइंस के अंदर अपना दूसरा चैप्टर है, ठीक है। हम चैप्टर को भी पढ़ेंगे, एमसीक्यू को भी देखेंगे, ठीक है। बिल्कुल हर एक चीज आपको बताई जाएगी, ठीक है। तो देखो, चैप्टर 2 के अंदर रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो पहले तो हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। चैप्टर 1 में हमने पढ़ा भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। भौतिक परिवर्तन कौन से होते हैं? जिनमें ऐसे परिवर्तन जिनमें पदार्थ की भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। और रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं? ऐसे परिवर्तन जिसमें पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है, ठीक है। बात करें भौतिक परिवर्तन की, तो भौतिक परिवर्तन में नए पदार्थों का निर्माण नहीं होता है, जबकि रासायनिक परिवर्तन में नए पदार्थों का निर्माण होता है, ठीक है। तो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन आपको अच्छे से आपने समझ लिया होगा चैप्टर को। तो आज अपना चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाएं। तो पहले मैं आपको बता देता हूं कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं। एक एक चीज लिख करके हम पढ़ेंगे, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया, आप बताओ रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया उसे बोलते हैं जब दो पदार्थ, जब दो पदार्थ आपस में क्रिया करके एक नया ही पदार्थ बनाता है, ठीक है। तो इस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे हम? रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। तो क्या बोलेंगे कि ऐसे परिवर्तन जिनमें जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ, दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके क्रिया करके क्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करता है। नए पदार्थ का नए पदार्थ का निर्माण करता है, ठीक है। तो उन परिवर्तनों को क्या बोलेंगे? उन्हें रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। उन्हें रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। ऐसे परिवर्तन जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उन्हें क्या बोलेंगे अपन? रासायनिक अभिक्रिया। एक बार मैं चेक कर लेता हूं सारे अच्छे से दिख रहे हैं क्या? हाँ, ठीक है। अब देखो, दो या दो से अधिक पदार्थ कौन से? जैसे अपने पास कोई तत्व मान लेते हैं, हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में क्रिया करके, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस दोनों आपस में क्रिया करके किसका निर्माण करेंगी? जल के अणु का। तो वहां पे क्या हो रही है? वहां पे रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, क्योंकि दोनों पहले गैसें थी, उसके बाद क्या बन गया? एक नया पदार्थ बन गया, जल, है ना। तो वहां पे कौन सा परिवर्तन हो रहा है? वहां पे रासायनिक परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि वहां पे नया पदार्थ बन रहा है, ठीक है। वहां पे क्या बन रहा है? नया पदार्थ बन रहा है, जिन्हें हम क्या बोलेंगे? नया पदार्थ किसमें बनता है? रासायनिक अभिक्रियाओं में बनता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलकर के क्या निर्माण करेंगे? H2O का, ठीक है। तो नए पदार्थ का निर्माण हो गया, तो इसे हम क्या बोलेंगे? ये क्या है? रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है। अब देखो,
इसके बाद बात आती है अपनी रासायनिक समीकरण की। रासायनिक समीकरण क्या होता है, क्योंकि रासायनिक अभिक्रियाओं के अंदर अपन रासायनिक समीकरण देखेंगे। तो एक तो होता है सबद समीकरण, एक तो होता है सबद समीकरण, ठीक है। सबद समीकरण क्या होता है इसके अंदर? सबद समीकरण वो होता है जिसमें एक कथन दिया गया है। जैसे कथन क्या है कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन मिलकर, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन मिलकर मिलकर जल के अणु का निर्माण करता है। जल के अणु का निर्माण करता है, निर्माण करता है, ठीक है। तो ये क्या है? एक सबद समीकरण है जहां पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर के अपन जल का निर्माण करता है, ठीक है। क्योंकि आजकल आपको पता है कि कथन वाले क्वेश्चन, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी आने की संभावना ज्यादा रहती है, तो हमें कथन भी अपने को ध्यान में होना चाहिए कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर के क्या निर्माण करता है? एक जल के अणु का निर्माण करता है। ये तो हो गया अपना सबद समीकरण। क्या है? सबद समीकरण। एक होता है अपना रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण, ठीक है। रासायनिक समीकरण किसे बोलेंगे? जो अपना ये सबद समीकरण है, इस सबद समीकरण में जो जो तत्व काम में लिए गए हैं उनको उनके प्रतीकों, चिन्हों के द्वारा प्रदर्शित करना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हमने मिलाया तो किसका निर्माण हुआ? जल के अणु का। ये क्या है? ये है पूरा कथन एक सबद समीकरण, जबकि ये है अपना एक रासायनिक समीकरण। तो सबद समीकरण और रासायनिक समीकरण आप समझ गए होंगे। जैसे और सबद समीकरण देखें तो कोयले का दहन, कोयले का दहन, ठीक है। ये क्या है? एक सबद समीकरण है, ठीक है। कोयले का दहन है कि कार्बन है वो ऑक्सीजन के संपर्क में, या फिर ऐसे भी हो सकता है कि कार्बन ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है, ठीक है। कोयले के दहन में क्या होता है सबद समीकरण कि कार्बन ऑक्सीजन के संपर्क में आकर, कार्बन ऑक्सीजन के संपर्क में आकर, ऑक्सीजन के संपर्क में आकर, संपर्क में आकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण करता है। कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है, का निर्माण करता है, ठीक है। तो ये क्या है अपना? ये है अपना कथन है, सबद समीकरण है कि कार्बन है वो ऑक्सीजन के साथ संपर्क में आकर के कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। अब इसको हमें रासायनिक समीकरण के द्वारा डिनोट करना है। कैसे करेंगे? अपने पास कार्बन है, कार्बन की क्रिया किसके साथ करवा देंगे? ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। बनता क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। ये लो, ये अपना रासायनिक समीकरण हो गया। ये इत्तुसा और ये इत्तुसा, है ना। तो ये कथन है, ये इसका समीकरण है, ठीक है। तो सबद समीकरण और रासायनिक समीकरण आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट जो रासायनिक अभिक्रिया में काम आती है। अभी अभी आपने एक समीकरण देखी C+O2, क्या बनाता है? CO2। ये एक रासायनिक समीकरण, ठीक है। देखो, ऐसे परिवर्तन जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर, दो पदार्थ है आपस में मिलकर के एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो क्या है? ये एक रासायनिक अभिक्रिया है। ये क्या है? रासायनिक अभिक्रिया। इसमें जो दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलते हैं उन पदार्थों को क्या बोलते हैं? ठीक है, उनको क्या बोलेंगे? घटक। इसमें उपयोग में आने वाले घटक। रासायनिक अभिक्रिया में कितने घटक होते हैं? प्रश्न आ जाए, रासायनिक अभिक्रिया में कितने घटक होते हैं?
दो घटक होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है आपका अभिकारक, एक तो होता है आपका अभिकारक और एक होता है आपका उत्पाद। ठीक है, एक होता है आपका अभिकारक, एक होता है आपका उत्पाद। अब बताओ अभिकारक क्या होता है? अभिकारक उसे बोलते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया से पहले जो दो पदार्थ हैं उनको क्या बोलेंगे अपन? अभिकारक। क्योंकि ये क्या कर रहे हैं? ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, ये रासायनिक अभिक्रिया में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और ये दोनों फिर अभिक्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करेंगे। ठीक है, तो जो नया पदार्थ का निर्माण हो रहा है ये क्या है? अपना प्रोडक्ट है, ये क्या है? अपना उत्पाद है। इसका निर्माण हुआ है, किसके दौरान हुआ है? रासायनिक अभिक्रिया के दौरान हुआ है। तो अभिकारक किसे बोलते हैं? जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, जो रासायनिक, ठीक है, अभिक्रिया को मैं शॉर्ट में ऐसे लिखूंगा, रासायनिक रिएक्शन। ठीक है, जो रासायनिक रिएक्शन में, केमिकल रिएक्शन में भाग लेता है, भाग लेता है। ठीक है, उत्पाद किसे बोलेंगे? जो जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनता है। अब आप बोलोगे आप हमें थ्योरी क्यों पढ़ा रहे हो? क्योंकि आजकल थ्योरी में से हर एक डीप में से डीप जाकर के क्वेश्चन आ रहे हैं, इसलिए थ्योरी पढ़नी इंपॉर्टेंट है। अब जो पैटर्न है ना, लेवल है पेपर का, उसके हिसाब से। इसलिए तो अभिकारक किसे बोलेंगे? जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। ठीक है, ये क्या है? अभिकारक है। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले को क्या बोलेंगे अपन? उत्पाद बोलेंगे, प्रोडक्ट बोलेंगे। ठीक है, ये है अपना। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकारों, प्रकार भी देख लेते हैं। ठीक है, वैसे रासायनिक अभिक्रियाएं बहुत सारे प्रकार की होती है, लेकिन आपको बताया कि 10th लेवल की वैकेंसी के अंदर, है ना, तो 10th लेवल की साइंस पर पूछेगा रासायनिक अभिक्रियाओं के अंदर। तो जैसे कुछ इंपॉर्टेंट अभिक्रिया हैं जो एनसीईआरटी में है, हमें सिर्फ एनसीईआरटी के हिसाब से चलना है। ठीक है, तो एनसीईआरटी के अनुसार है, पहली है एक संयोजन अभिक्रिया, संयोजन रिएक्शन। दूसरी है वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, तीसरी है विस्थापन अभिक्रिया। चौथी है विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, एक है आपकी ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी। ठीक है, एक है आपकी ऊष्माक्षेपी। एक है आपकी अपचयन। ठीक है, एक है आपकी उपचयन। एक है आपकी रेडॉक्स। एक है आपकी संक्षारण और विकृत गंधिता। ठीक है, संक्षारण व विकृत गंधिता, विकृत गंधिता। तो इस चैप्टर के अंदर अपन इतनी अभिक्रिया पढ़ेंगे आज। ठीक है, हर एक अभिक्रिया को डिटेल से समझेंगे। तो इतना लिख लीजिए, साथ साथ में नोट्स भी बनाते रहिए। ठीक है, अब देखो, अब अपन पढ़ेंगे पहली अपनी जो रिएक्शन है वो है संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, तो मैं अब इसको कर देता हूं साफ। मार्कर था ना एक और,
अरे यार, अब देखो अपनी पहली रिएक्शन है संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, संयोजन अभिक्रिया है ना, क्या बोलते हैं इसको, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो आज हम संयोजन अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले तो देखो संयोजन, नाम में क्या आ रहा है, संयोजन। संयोजन क्या होता है, दो चीजों को संयोजित करना, आपस में जोड़ना, दो तारों को संयोजित करना, दो वस्तुओं को संयोजित करना, दो लकड़ियों को संयोजित करना, दो लोहे की वस्तुओं को संयोजित करना, क्या नाम आ रहा है यहाँ पे, संयोजन, यानी कि जोड़ना। मतलब कुछ ना कुछ तो आपके दिमाग में आ जाएगा कि हाँ संयोजन का अर्थ ये हो सकता है ना। तो संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, जिसमें दो प्रोडक्ट होते हैं। संयोजन अभिक्रिया में क्या होते हैं, दो प्रोडक्ट होते हैं। जैसे एक प्रोडक्ट ये है, एक प्रोडक्ट ये है, ठीक है, दोनों अभी सॉरी प्रोडक्ट नहीं, ये रिएक्टेंट यानी कि अभिकारक, एक पदार्थ ये एक पदार्थ ये, ठीक है, दोनों क्या है, अभिकारक है। इन दोनों को जब हम आपस में जोड़ देंगे, दो पदार्थ हैं, इन दोनों पदार्थों को यदि हम आपस में जोड़ देंगे तो अब क्या बन गया अपने पास, एक पदार्थ बन गया, एक प्रोडक्ट बन गया। दो अभिकारक मिलकर के कितना उत्पाद बना लिया, एक उत्पाद बना लिया, ठीक है, एक उत्पाद बना लिया। इसे क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं। यानी कि परिभाषा पूरी लिखने की जरूरत नहीं, बस इतनी समझ जाइए कि ये दो अभिकारक है ए और बी, ये ए और बी आपस में मिलकर के क्या बना लेंगे, एक भी बना लेंगे। यानी कि जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर के एकल उत्पाद बनाते हैं, साथ में लिख सकते हो ये बात है, जब दो अभिकारक मिलकर के एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, दो अभिकारक मिलकर के एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो उसे हम संयोजन अभिक्रिया बोलेंगे। तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम संयोजन अभिक्रिया बोलेंगे। ठीक है, संयोजन अभिक्रिया की बात करें तो जैसे आपने देखा कोयले का दहन, ठीक है, कोयले का क्या थी इसकी, C+O2 CO2। इसके और एग्जांपल देखें तो हम, ठीक है, कथन, पहले कथन देखते हैं क्योंकि कथन भी आपको याद होना जरूरी है। बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना जल के साथ क्रिया करके, जल के साथ क्रिया करके बुझा हुआ चूना बनाता है, बुझा हुआ चूना बनाता है। ठीक है, मान लो ऐसी पर्सन आ जाए कि बिना बुझा हुआ चूना जल के साथ क्रिया करके बुझा हुआ चूना बनाता है, तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, ऑप्शन दे दिए, संयोजन है, वियोजन है, विस्थापन है, द्विविस्थापन है। तो ध्यान से देखो कि बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूने का क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड CaO। ठीक है, बिना बुझा हुआ चूना जल के साथ क्रिया करके, यानी कि जल के साथ ये क्रिया करता है, दो अभिकारक हो गए, ठीक है, क्रिया करके क्या बनाता है, यानी कि अपना उत्पाद क्या बन रहा है, बुझा हुआ चूना। बुझा हुआ चूना, ये याद रखना आपको, ये तो क्या है अपना कैल्शियम ऑक्साइड, ये क्या है अपना कैल्शियम। वैसे याद करोगे ना याद नहीं हो, लेकिन जैसे जैसे अपने आगे तत्व आते जाए वैसे वैसे याद करते जाओ। वैसे सारणी बना के सारे एक जगह लिख कर याद करोगे, याद नहीं होंगे, लेकिन साथ साथ में हो जाएंगे। कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, ये जानते हो आप, जल, ये दोनों आपस में मिलकर के क्या बनाते हैं, बुझा हुआ चूना। प्रश्न आ जाए बुझा हुआ चूने का निम्न में से सूत्र क्या है, बिना बुझे हुए चूने का निम्न में से सूत्र क्या है,
ऐसे पर्सन ऐसे भी बन सकता है। बिना बुझे हुए चूने का सूत्र क्या है, पूछ लिया आपसे। बिना बुझे चूने का रासायनिक नाम क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड। पर्सन कैसे भी घुमा के आपसे पूछा जा सकता है, आपको बस दिमाग को चालू रखना है, घूमते रहने चाहिए, हर लाइन से पर्सन बनने चाहिए। ठीक है, जैसे मैं तैयारी करता था तो मैं जो भी मैंने पेज पढ़ा उस पर पेज से जितने भी पर्सन बन सकते हैं, एक पेज से 25-30 जितने भी पर्सन बन सकते हैं, जैसे भी घुमा घुमा वो बना बना के याद करता था, है ना। तो वैसे ही आपको हर एक लाइन में पर्सन ढूंढना है। हाँ, बिना बुझे हुए चूने का सूत्र पूछ सकता है सूत्र, और बिना बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम पूछ सकता है, जल का सूत्र पूछ सकता है, बुझे हुए चूने का सूत्र पूछ सकता है, इसका रासायनिक नाम पूछ सकता है। ठीक है, तो पर्सन अपने दिमाग में बनने चाहिए ऑटोमेटिक, तभी साइंस में आप पारंगत बनोगे, है ना, तभी इसमें एफिशिएंसी आएगी ना। इतनी इंग्लिश। बुझा हुआ चूना, बुझे हुए चूने को बोलते हैं कैल्शियम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH की होल ट्वाइस। ठीक है, तो ये क्या अपना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड। ठीक है, बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ऑक्साइड है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका सूत्र क्या होता है, CaOH की होल ट्वाइस। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, होल ट्वाइस। यदि यहाँ पे 3 हो तो होल थ्राइस। ठीक है, लगभग तो 2 या 3 ही आता है। CaOH की होल ट्वाइस यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो इस तरह से हमारे दिमाग में प्रश्न आना चाहिए, कोयले के दहन से कौन सा पदार्थ हमें प्राप्त होता है, प्रश्न आ जाए कि कोयले के दहन से कौन सा पदार्थ बनता है। 4 ऑप्शन हो, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी यहाँ पे मैंने गलत CO2 हो गया, है ना। तो कार्बन आपस में क्रिया करके क्या बनाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारे बीच पर्सन कैसे भी बन सकता है कि कोयले के दहन से क्या प्राप्त होता है, हमें कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है ना। तो इस तरह से आपको याद रखने सारी चीजें। तो संयोजन अभिक्रिया कवर होगी। संयोजन अभिक्रिया किसे बोलते हैं, जब दो अभिकारक आपस में मिलकर के नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, जब दो अभिकारक आपस में मिलकर के नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे बोलते हैं अपन संयोजन अभिक्रिया, उसे बोलते हैं अपन संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, क्या बोलेंगे, संयोजन अभिक्रिया। अब देखो, संयोजन अभिक्रिया कवर होगी तो इसको अच्छे से आप लिख सकते हो। ठीक है, अब करेंगे अपन वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया क्या होती है, तो देखो संयोजन का मतलब था जोड़ना, वियोजन का मतलब यहाँ पे क्या निकल रहा है, ध्यान से देखो, रिकॉल करो माइंड में, वियोजन वियोजित होना यानी कि टूटना, इसका मतलब क्या है, टूटना। ठीक है, टूटना। मैं मार्कर चेंज कर लेता हूं एक बार। अब देखिए वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया दूसरा नाम क्या है, अपघटन अभिक्रिया। क्या है, अपघटन अभिक्रिया। ठीक है, तो वियोजन अभिक्रिया किसे बोलते हैं कि जब एक यौगिक रासायनिक अभिक्रिया के बाद 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाता है। ठीक है, उसे क्या बोलेंगे अपन, उसे क्या बोलेंगे अपन, वियोजन अभिक्रिया बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वियोजन अभिक्रिया बोलेंगे। जैसे इसका एक एग्जांपल लेते हैं अपन। ठीक है,
तो एग्जाम्पल ले लिया आपने जल वाला, ये जल है, इसके दोनों टुकड़े, इसमें कितने आयन है? दो है, एक हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन है, ठीक है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों से मिलकर के ये क्या बना? एक नया यौगिक बना है, जल। अब इसको हमें वियोजित करना है, इसको हमें क्या करना है? वियोजित करना है, वियोजित करना है, ठीक है। तो इसको हम वियोजित करके ये कितने भागों में टूटेगा? H2 प्लस O2। तो यहाँ पे एक यौगिक, यहाँ पे एक यौगिक दो या दो से अधिक उत्पाद बना रहा है, यहाँ पे एक यौगिक दो या दो से अधिक उत्पाद बना रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? वियोजन अभिक्रिया बोलेंगे। ये क्या होती है? वियोजन अभिक्रिया क्या होती है? संयोजन के विपरीत होती है, संयोजन के विपरीत होती है, ठीक है। वियोजन अभिक्रिया मतलब इसमें एक यौगिक होता है, मान लो AB, ठीक है, और इसको वियोजित कर देंगे तो ये A प्लस B बना लेगा, यानी कि एक यौगिक रासायनिक अभिक्रिया के दौरान दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है टूट करके, उससे क्या बोलेंगे अपन? वियोजन अभिक्रिया बोलेंगे, ठीक है। अब वियोजन अभिक्रिया में दो तीन प्रकार से वियोजन होता है, क्योंकि देखो कोई यौगिक है, ठीक है, उसको हम ऐसे तो नहीं तोड़ सकते, जैसे कोई घर है, ठीक है, तो वो घर ऐसे नहीं टूटेगा। घर के लोग हैं आपस में, दो भाई भाई मान लो, तो वो भाई भाई आपस में बहुत ज्यादा मजबूत है, आपस में एक है, यौगिक है, ठीक है। अब उन दोनों भाइयों को अलग अलग करना है, तो लोग क्या करेंगे? चुगली करना स्टार्ट कर देंगे, उन दोनों के कान भरेंगे, दोनों के क्या भरेंगे? कान भरेंगे, ठीक है। कान भरेंगे तो ये दोनों भाई में दूरियां आने लगेगी और दोनों भाई क्या हो जाएंगे? अलग अलग हो जाएंगे। पहले एक यौगिक था, लेकिन किसी ने इन दोनों के मध्य क्या करवा दिया? लड़ाई झगड़ा करवा दिया चुगली करके, यानी कि इन दोनों को क्या कर दिया? वियोजित कर दिया, दोनों को क्या कर दिया? वियोजित कर दिया, ठीक है। तो पहले ये दोनों भाई एक जगह थे, फिर दोनों को अलग अलग कर दिया। तो किसके दौरान ये अलग अलग हुए हैं? क्यों हुई है? क्योंकि किसी ने इनके चुगली कर दी, कान भर दिया। वैसे ही इन यौगिकों में हमें चुगली करनी जरूरी है, ठीक है। कुछ ऐसी चीज इनके मध्य लानी है जिससे ये दोनों क्या हो जाएं? अलग अलग हो जाएं। इन दोनों के मध्य कोई ना कोई ऐसी चीज लानी है कि ये दोनों अलग अलग हो जाएं, है ना। थर्ड पर्सन को ले आओ, अपने आप अलग अलग हो जाएंगे। अब देखो कैसे, इसके तीन तरीके हैं, ठीक है। एक होता है ऊष्मीय अपघटन, ऊष्मीय अपघटन, ठीक है। एक होता है आपका विद्युतीय अपघटन, विद्युतीय अपघटन, ठीक है। एक है आपका प्रकाशीय अपघटन, प्रकाशीय अपघटन, ठीक है। अब देखो ऊष्मीय, ऊष्मीय अपघटन में क्या होता है कि वियोजन अभिक्रिया के लिए किसी यौगिक को उसके उत्पादों में तोड़ने के लिए हमें किसकी आवश्यकता? ऊष्मा की आवश्यकता, ठीक है। ऊष्मा की सहायता से वियोजित करना, ऊष्मा की सहायता से वियोजित करना, वियोजित करना, या विद्युत द्वारा वियोजित होना, विद्युत द्वारा वियोजित करना, विद्युत द्वारा वियोजित करना, या प्रकाश द्वारा वियोजित करना, क्या प्रकाश द्वारा वियोजित करना, ठीक है। तो अब देखो इसमें क्या होता है ऊष्मीय अपघटन में, ठीक है। ऊष्मीय अपघटन का एग्जांपल देखते हैं। तो आपने चूना पत्थर देखा होगा, चूना पत्थर पहले के जमाने में जो घर बनाए जाते थे वो चूना पत्थर से, चूना भाटे से बनाए जाते थे, ठीक है। तो एक तो होता है वो बारीक आता है पाउडर जैसा, एक होता है पत्थर के रूप में, एक होता है पत्थर के रूप में। तो चूना पत्थर, चूना पत्थर को गर्म करने पर, जैसे कथन देखें तो चूना पत्थर को गर्म करने पर, गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड व H2O
प्राप्त CO2 प्राप्त होती है। ठीक है, चूना पत्थर को गर्म करने पे हमें क्या प्राप्त होता है? कैल्शियम ऑक्साइड और CO2। अब प्रश्न आ जाए ऐसे ही कि चूना पत्थर को गर्म करने पे क्या प्राप्त होता है? प्रश्न बनना चाहिए ना, प्रश्न आ सकता है, क्या बन रहा है? CaO और CO2 बन रहा है। ठीक है, चूना पत्थर का सूत्र पूछ सकता है, चूना पत्थर का रासायनिक नाम पूछ सकता है। चूना पत्थर का सूत्र क्या होता है? जैसे इसकी रिएक्शन लिखे तो चूना पत्थर का सूत्र होता है CaCO3। ठीक है, जैसे ही हम इसको क्या करेंगे, गर्म करने पर CaCO3, इसका रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, ये क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करेंगे तो अपन के पास क्या आएगा? बिना बुझा हुआ चूना आएगा और CO2 आएगी। ये किसका सूत्र है? बिना बुझे हुए चूने का। क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, नाम साथ साथ में बार बार लिखेंगे तो याद हो जाएगा। कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, तो कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पे कैल्शियम ऑक्साइड तथा CO2 प्राप्त होती है। ठीक है, इतना समझ गए? ये क्या है? ऊष्मा की सहायता, गर्म किया, इसको ऊष्मा दी तभी तो ये वियोजित हुआ। एक यौगिक है, दो उत्पाद बन गए, कौन सी रिएक्शन होगी? वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया होगी। वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया होगी। ठीक है, ये है अपना ऊष्मीय अपघटन। ऊष्मीय अपघटन के बाद बात आती है अपनी विद्युतीय अपघटन की। विद्युतीय अपघटन क्या होता है? विद्युत द्वारा वियोजित करना। अब देखो हमारे पास अभी अभी मैंने एक एग्जांपल बताया था जल वाला। ठीक है, जल वाला H2O। ठीक है, तो जल के दोनों अणु को हम अलग अलग नहीं कर सकते, लेकिन जल में अपन अगर विद्युत धारा प्रवाहित कर देंगे, ठीक है, जल में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, जल में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर H2 व O2 बनती है। ठीक है, यानी कि यदि जल में अपन विद्युत धारा प्रवाहित कर दें, जल में विद्युत धारा प्रवाहित कर दें, तो अपने पास क्या प्राप्त होगा? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। जैसे दो छड़ी ले ली हमने, एक एनोड एक कैथोड, एक बीकर में हमने जल को भर दिया। ठीक है, दो छड़ी उसमें डाल दी और क्या कर दिया अपन ने? उसमें विद्युत धारा प्रवाहित कर दी बैटरी के द्वारा। तो जो जल है उसमें हाइड्रोजन एक छड़ पे जमा हो जाएगी और ऑक्सीजन एक साइड से। ठीक है, तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन क्या हो जाएगी? अलग अलग हो जाएगी। तो ध्यान से देखो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे पहले एक यौगिक था, लेकिन विद्युत धारा प्रवाहित करने पे वे कितने उत्पादों में टूट गए? दो। जब एक यौगिक होता है, दो उत्पाद बनते हैं, वहां कौन सी अभिक्रिया होती है? वहां वियोजन अभिक्रिया होती है। कौन सी होती है? वियोजन अभिक्रिया। ठीक है उसके बाद बात आती है अपनी प्रकाश द्वारा वियोजित होना, प्रकाश द्वारा वियोजित करना, प्रकाशीय अपघटन। प्रकाशीय अपघटन क्या होता है? या एक आपने नाम सुना होगा AgBr। ठीक है, AgBr किसको बोलते हैं? सिल्वर ब्रोमाइड को, सिल्वर ब्रोमाइड को। ठीक है, अब सिल्वर ब्रोमाइड के दोनों आयनों को अलग अलग करने के लिए हम किसका उपयोग करेंगे? प्रकाश का। प्रकाश जैसे इस पे पड़ेगा, सिल्वर अलग हो जाएगा और ब्रोमीन अलग हो जाएगा। ठीक है, सिल्वर अलग हो जाएगा और ब्रोमीन अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे एक यौगिक था, दो उत्पाद बन गए। कौन सी अभिक्रिया होगी? अपनी वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, AgBr से मुझे याद आया कि एक प्रश्न आता है एग्जाम में, AgBr। ठीक है, AgBr का पूरा नाम क्या है? सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड का कार्य क्या है? तो पहले के टाइम में
फोटो करने के लिए, फोटो कॉपी, जो फोटो वगैरह खींचते हैं ना, तो फोटो कॉपी करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता था? HBr का प्रयोग किया, मतलब सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता था। तो क्या करें, सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग किसमें किया जाता है? प्रश्न आ जाए, किसमें किया जाता है? श्याम श्वेत, श्याम श्वेत यानी कि ब्लैक एंड व्हाइट, श्याम श्वेत फोटोग्राफी में, फोटोग्राफी में, ठीक है, किया जाता है। ऐसे भी प्रश्न आ सकता है कि श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किसका प्रयोग किया जाता है? किसका किया जाता है? सिल्वर ब्रोमाइड का। प्रश्न मैं साथ साथ करवा रहा हूं, तो जो मैं प्रश्न बोलूं ना कि ऐसे प्रश्न आ सकता है, उस प्रश्न को आप अलग से लिख लीजिए कि सर ने ये प्रश्न बताया, ठीक है, कि ये प्रश्न मैंने आपको बताया है। सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किसमें किया जाता है? श्याम श्वेत फोटोग्राफी में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, एक यौगिक है, दो उत्पाद बन गए, कौन सी अभिक्रिया होगी? वियोजन अभिक्रिया होगी। वियोजन अभिक्रिया कितने प्रकार से हो सकती है? उसमें अपघटन, उसमें वियोजन, विद्युतीय वियोजन या आकाशीय वियोजन हो सकता है। ऊष्मा के द्वारा भी हो सकता है, विद्युत प्रवाहित करने पे भी हो सकता है, और प्रकाश की उपस्थिति में भी वियोजन हो सकता है, ठीक है। तो प्रश्न कैसे भी हो सकता है। रासायनिक सूत्र क्या है? चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। तो इस तरह से प्रश्न आपको याद होने जरूरी है। श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किसका प्रयोग किया जाता है? का, सिल्वर ब्रोमाइड का, ठीक है। तो हर एक चीज को साथ साथ में कवर करते जाइए, ठीक है। जैसे जैसे आप कवर करोगे, वैसे आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा, और हर एक डीप से आपको प्रश्न बनाने की आदत हो जाएगी, ठीक है। प्रश्न खुद बनाने की कोशिश करो, खुद। जब तक आपके दिमाग आपको प्रश्न खुद नहीं बना के देगा, तब तक उस टॉपिक में कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि तभी समझ में आएगा जब आप प्रश्न ढूंढने लग जाओ, हर एक चीज में प्रश्न ढूंढो, ठीक है। ये लाइन रिएक्शन, तो प्रश्न ढूंढो कि वियोजन रिएक्शन, वियोजन रिएक्शन क्या होती है? वियोजन रिएक्शन क्या होती है कि एक यौगिक है, वो दो अलग उत्पादों में टूट गया, ये वियोजन रिएक्शन होती है। ऐसी चीजें माइंड में आने लग जाए, जब भी आप उसके बारे में सोचो, तब क्या होता है, तब आपको चीजें याद होनी स्टार्ट होगी। वियोजन अभिक्रिया कितने प्रकार से हो सकती है? वियोजन अभिक्रिया 3 प्रकार से हो सकती है, प्रकाशीय वियोजन, विद्युतीय वियोजन और अपने प्रकाशीय वियोजन, है ना। उसमें वियोजन हो गया, प्रकाशीय वियोजन हो गया, विद्युतीय वियोजन हो गया, अवियोजन का। तो इस तरह से आपको दिमाग में, जब भी आप फ्री हो, सब्जेक्ट के बारे में सोचो, टॉपिक को देखो, शब्द भी देखो ना, तो शब्द के बारे में पूरा आपको नॉलेज आना जानी चाहिए। जैसे उसमें अपघटन आपको नाम दिख जाए, उसमें अपघटन नाम याद रखते, इसके एग्जांपल याद होने चाहिए। हाँ, चूना पत्थर को हमने ऊष्मा दी तो हमारे पास क्या आ गया? कैल्शियम ऑक्साइड था, CO2 आ गया। तो इस तरह से, ठीक है। विद्युतीय वियोजन, हाँ, जल में विद्युत धारा प्रवाहित करने पे अपने पास जल और ऑक्सीजन आया था, है ना। तो इस तरह से नाम देखते ही इसके एग्जाम्पल, उसके सूत्र, उसके समीकरण कैसे होता है, ये सारी चीजें आपके दिमाग में जब आने लग जाएगी, तब आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आने लग जाएगा, ठीक है। और हाँ, हमारे चैनल के साथ जुड़ी हर एक चीज को जितना मेरे से सरल होगा, उस सरल भाषा में आपको समझा दूंगा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि कुछ लोग देखते हैं चले जाते हैं। सब्सक्राइब कर लो ताकि अपनी हर एक क्लास का आनंद आप ले सके, ठीक है। 3 महीने तो ऐसे नहीं कि हम अपन, तो बच्चे क्या करते हैं, जैसे 3 महीने बुक ले आए, ठीक है, बुक ले आए कहीं से, और फिर उनको MCQ को भर भर के पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। MCQ रटते हैं एकदम, MCQ MCQ MCQ, ये वो MCQ आपके कोई काम के नहीं, याद ही नहीं रहेंगे, याद ही नहीं रहेंगे। जितना हो सके थ्योरी पढ़ो, थ्योरी में हर एक लाइन से क्वेश्चन बनाने की कोशिश करो, ठीक है। हर एक लाइन से क्वेश्चन बनाने की कोशिश करो, तभी आप एकदम उस सब्जेक्ट में आपके पूरे में पूरे नंबर आ सकते हैं, और बच्चों के आते भी हैं, ठीक है। तो हर एक लाइन को मनन करो, चिंतन करो, फिर आपको जैसे जैसे आप देखोगे कि ये चीजें अपने आप आपको याद रहेगी बार बार, ठीक है। कहीं आप रास्ते में जा रहे हो, कहीं बैठे हो, ऐसे ही बैठे हो, ठीक है, ऐसे दिमाग में ले लिया, साइंस में अपने इतने चैप्टर पढ़ लिए, उस चैप्टर में ये था, तो अपने आप दिमाग में आने लग जाएगा। अपन नहीं सोचेंगे ना, तो बस आपने को इतना ही सोचना है, वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया के बाद अपने आप आपको उसका एग्जाम्पल, उसकी परिभाषा,
ये तीनों व्यंजन, इनके एग्जाम्पल, इनके सूत्र, इनके समीकरण अपने आप दिमाग में आने लग जाएंगे धीरे धीरे, ठीक है। लेकिन आपको चिंतन करने की जरूरत है। हर एक चीज में साइंस को ढूंढो, हर एक लाइन में क्वेश्चन को ढूंढो, ठीक है। हर एक चीज में, हर एक चीज में आप जब ये चीजें ढूंढना स्टार्ट कर दोगे तो ये चीजें आपको याद रहने लग। जैसे देखो, आपने बचपन से पढ़ा है, 6th क्लास साइंस में आपने पढ़ा है कि दही में लैक्टोबैसिलस नामक का जीवाणु पाया जाता है, ठीक है। ये चीजें आपने पढ़ी है कि दही में लैक्टोबैसिलस नामक का जीवाणु पाया जाता है, ठीक है, आपने पढ़ ली। अब आप जब भी दही को देखते हो, सच बताना, जब भी आप दही को देखते हो तो आपको, यदि आपने पढ़ा है तो आपके दिमाग में जरूर आएगा कि इसके अंदर लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु है, आएगा ना। तो सेम वैसे ही आप इन चीजों को देखोगे तो अपने आप इसकी परिभाषा, सूत्र, रासायनिक समीकरण, सब चीजें आपको दिमाग में आने लग जाएगी, ठीक है। अपने आप आपके दिमाग में आने लग जाए, ऐसी चीजों को पढ़ो, ठीक है। तो फिर से अपने सब्जेक्ट पे आते हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, सक्रिय सब्सक्राइब जो भी आपको करना है, लेकिन कर देना, ठीक है, क्योंकि आपका ही फायदा है ना। मेरा फायदा तो पता नहीं कब होगा। तो इतनी चीजें कवर हो गई, संयोजन और वियोजन अपने पढ़ लिया। अब देखते हैं विस्थापन। मैं पानी पी लेता हूँ एक बार, पहले लिख देता हूँ ये। पानी पी के आता हूँ अभी। अब देखो, बात आती है अपनी विस्थापन अभिक्रिया की, ठीक है। तो विस्थापन अभिक्रिया को कैसे याद करना, विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? देखो, नाम में, पहले नाम पे फोकस करो। विस्थापन, विस्थापन किसे बोलते हैं? मैं यहाँ हूँ, इस जगह से मेरा क्या हो गया? विस्थापन हो गया। यहाँ था मैं, इस जगह से मेरा क्या हो गया? विस्थापन हो गया। इसे क्या बोलते हैं? विस्थापन बोलते हैं, ठीक है। तो विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है कि जैसे मान लो कि एक यौगिक क्या है, एक यौगिक है BC, ठीक है, एक यौगिक है BC, मान लेते हैं BG, मान लेते हैं, बॉय और गर्ल, है ना। एक यौगिक है बॉय और गर्ल, दोनों एक दूसरे के हैं, ठीक है। अब कोई तीसरा आता है, ठीक है, कोई तीसरा आता है, इसके पास कम रुपए हैं, इसके पास ज्यादा रुपए हैं, ठीक है। यानी कि ये क्या है? कम रुपए वाला, ये ज्यादा रुपए वाला। तो ये जब इन दोनों के बीच आएगा तो ये जो जी है, ये किसकी तरफ फोकस होगी? ज्यादा। 40% चांस होते कि अधिक पैसों वाले की तरफ, है ना। कंट्रोवर्सी नहीं कर रहा हूं। तो ये किसकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होंगी? पैसे वाले की तरफ। तो ये क्या बन जाएगा अपना? ये नया जोड़ा बन जाएगा, एजी और इस कम पैसे वाले को बाहर फेंक देंगे। ये क्या है? अमीर, ऐसे अमीर लड़का है, इसके पास पैसा ज्यादा है, ये ज्यादा ताकतवर है, ये कम ताकतवर है, इसके साथ जाएंगे ज्यादा ताकतवर के साथ, ठीक है। यानी कि इसके साथ पहले ये था, ठीक है, इसका विस्थापन कर दिया, इसका क्या कर दिया? विस्थापन कर दिया, और खुद इसके साथ जुड़ गया। तो सेम इसी तरह से विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है कि कोई यौगिक है जिसमें एक यौगिक दूसरे एक तत्व है, अधिक क्रियाशील तत्व है, इस कम क्रियाशील तत्व को क्या कर देगा? उसके यौगिक से, उसके आयन से विस्थापित कर देगा। अधिक क्रियाशील तत्व है, कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से क्या कर देगा? विस्थापित कर देगा। अधिक क्रियाशील तत्व है, कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से क्या कर देगा? विस्थापित कर देगा। जैसे इसका एक एग्जांपल अपन देख लेते हैं। एक एग्जांपल है आयरन Fe, एक यौगिक है कॉपर सल्फेट,
CuSO4, ठीक है। एक आयन है Fe, एक अपना यौगिक है कॉपर सल्फेट। तो ये जो यौगिक है आयरन, ये क्या करेगा, ये अधिक क्रियाशील है, ये कम क्रियाशील है। क्रियाशीलता आपको याद रहनी जरूरी है कि कौन सा अधिक क्रियाशील होता है, कौन सा कम क्रियाशील होता है, ठीक है। तभी उसमें आपको उत्तर बता सकते हो आप, ठीक है। क्योंकि एग्जाम में कई बार घुमा देते हैं, यहाँ पे दे देंगे कॉपर, यहाँ पे दे देंगे FeSO4, जबकि कॉपर तो कम क्रियाशील है, कैसे विस्थापित करेगा, नहीं कर पाएगा ना। और आप क्या देखते हो, हाँ विस्थापन हो रहा है, तो वो ऑप्शन जैसे बी है विस्थापन अभिक्रिया, उस पर टिक कर देते हो, वो गलत होता है। आपको पहले क्रियाशीलता देखनी है कि वो क्रियाशीलता यहाँ पे लागू हो रही है या फिर नहीं हो रही। यदि क्रियाशीलता लागू हो रही है तभी वहां पे कौन सी होगी, विस्थापन अभिक्रिया होगी, है ना। नहीं तो ऑप्शन डी आपको जरूर मिलेगा, इनमें से कोई नहीं, है ना। तो आप क्या कर देंगे, इनमें से कोई नहीं पे टिक करोगे, ठीक है। लेकिन अपन के दिमाग में तो यही है कि यौगिक से विस्थापित हो गए, यहाँ पे विस्थापन अभिक्रिया ऑप्शन बी सही, और नेगेटिव मार्किंग से आपके नंबर कट जाएंगे, ठीक है। तो आपको क्रियाशीलता भी आपको ध्यान में रखनी बहुत जरूरी है, ठीक है। ये क्या है, अधिक क्रियाशील है, अधिक क्रियाशील है, ठीक है। और कॉपर क्या है, कम क्रियाशील है, कम क्रियाशील है, ठीक है। तो अधिक क्रियाशील तत्व है, कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा, और खुद उसके साथ जुड़ करके नया यौगिक बना लेगा, ठीक है। ये कौन सा यौगिक है, कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट। प्रश्न आ जाए, कॉपर सल्फेट का सूत्र क्या होता है, CuSO4। प्रश्न आ जाए, आयरन का प्रतीक बताओ, Fe, आयरन का प्रतीक बताओ Fe, ठीक है। FeSO4 क्या होता है, फेरस सल्फेट। प्रश्न आ जाए, फेरस सल्फेट का सूत्र बताओ, फेरस सल्फेट, ठीक है। लोहे का प्रतीक बताओ Fe, कॉपर का बताओ Cu, ठीक है। तो इस तरह से अपने को हर एक चीज में प्रश्न बनाने, हर एक चीज में। कॉपर सल्फेट का सूत्र CuSO4, फेरस सल्फेट का सूत्र FeSO4। पूछ ले कॉपर और आयरन में, कॉपर एक तत्व आयरन है, कॉपर और आयरन में दोनों में से अधिक क्रियाशील तत्व कौन सा है, ऐसे प्रश्न आ जाए तुलना वाले। कॉपर और आयरन में अधिक क्रियाशील तत्व कौन सा है, तो कौन सा होगा, आयरन होगा, ठीक है। तो क्रियाशीलता आपको कैसे याद रखनी है, विस्थापन अभिक्रिया आपको अच्छे से याद होगी ना। अधिक क्रियाशील तत्व क्या करेगा, कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित करेगा, ठीक है। इतनी बात कवर हो गई। अब मैं आपको बताता हूं क्रियाशीलता कैसे याद करनी। देखो क्रियाशीलता का भी आपकी एक श्रेणी है जिसको बोलते हैं सक्रियता श्रेणी। क्या है, सक्रियता श्रेणी। उसके आधार पे हमें प्रश्नों का जवाब देना है। तो सक्रियता श्रेणी देख लेते हैं अपन। विस्थापन अभिक्रिया हो गई, तो उसके लिए ट्रिक है, कतना का माली आलू जरा फीके पकाता है, ठीक है। उसको याद रखने की ट्रिक क्या है, सक्रियता श्रेणी। कतना, ठीक है, ट्रिक यहां पे लिख देता हूं, कतना का माली आलू जरा, आलू जरा फीके पकाता है, कौन है वो, कौन है आगे आओ, कौन है आगे आओ, ठीक है। तो यह क्या है, इसको याद करने की ट्रिक है, कतना का माली आलू जरा फीके पकाता है, कौन है आगे आओ, ठीक है। हाँ हाँ, देखो कतना का माली आलू जरा फीके पकाता है, कौन है आगे आओ। कतना का माली आलू जरा, आलू जरा फीके फीके पकाता है, कौन है वो, आगे आओ। तो देखो कतना का माली आलू जरा
फीके पकाता है, कौन है आगे आओ। ठीक है, तो इनसे अपन प्रतीक प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, और प्रतीकों से अपन अपने पास नाम याद होने चाहिए, नाम और प्रतीक। ठीक है, 30 तक तो आप अच्छे से याद कर ही लो। ठीक है, 30 तक तो कैसे याद करोगे, देखो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्केडियम, वेनेडियम, टाइटेनियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर है, जिंक। 1 से लेकर के 30 तक ऐसे आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखो कितना के से अपना हो गया के। ठीक है, ना Na, का Ca, माली Mg। ठीक है, मैं से आलू, आलू Al, जरा Zn, फीके, फीके Fe, पकाता Pb, है H। ठीक है, कौन है आगे आओ, कौन है आगे आओ, कौन, कोबाल्ट है क्या, ऊपर 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 ऊपर, कौन है आगे आओ, Cu है Hg, आगे Hg, आओ Au। ठीक है, तो कतना का माली आलू जरा फीके पकाता है, कौन है जी आगे आओ। ठीक है, ट्रिक क्या है, कतना का माली आलू जरा फीके पकाता है, कौन है आगे आओ। कैसे याद करोगे, अब देखो इनका प्रतीक तो मैंने लिख दिया, नाम क्या होगा इनका, पोटेशियम। क्या नाम होगा इसका, पोटेशियम। ये क्या है, सोडियम। ये क्या है, कैल्शियम। ये क्या है, मैग्नीशियम। यार ये क्या है, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम। ये क्या है, जिंक। ये क्या है, आयरन। ठीक है, ये क्या है, लेड। ये क्या है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। ठीक है, ये आपको क्रम से याद करने के लिए ट्रिक बताइए, क्रम से याद होंगे तभी आपको पता चलेगा कौन ज्यादा क्रियाशील है, कौन कम क्रियाशील है। ठीक है, ये क्या है, Cu, कॉपर, Hg, मरकरी, Hg, Hg यानी कि सिल्वर, चांदी वाला, Au यानी कि गोल्ड, सोना। ठीक है, तो देखो यहां से स्टार्ट होती है ये, यहां से क्या होती है, स्टार्ट होती है, ऐसे ऊपर की तरफ जाती है ये यहाँ पे। ठीक है, ये ऐसे है यहाँ पे, इसके जस्ट नीचे आएगा ये ऐसे। ठीक है, तो कैसे याद करना है, सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन सा होगा, सबसे ऊपर वाला। सबसे ऊपर वाला क्या है, सबसे ज्यादा क्रियाशील है। तो अपना जो पोटेशियम है ये क्या है, सबसे अधिक क्रियाशील, सबसे अधिक क्रियाशील। ठीक है, अब प्रश्न आ जाए कि सबसे अधिक क्रियाशील तत्व है कौन सा है निम्न में से, जिसमें एक ऑप्शन हो पोटेशियम वाला, तो सबसे अधिक क्रियाशील क्या होगा, पोटेशियम। सबसे नीचे कौन सा है, सोना, तो सोना क्या होगा अपना, सबसे कम क्रियाशील। प्रश्न सिर्फ प्रश्न आए कि सबसे अधिक क्रियाशील कौन सा है, तो पोटेशियम, और प्रश्न में सिर्फ इतना पूछा हो कि सबसे कम क्रियाशील, सबसे कम क्रियाशील। ठीक है, अब यदि हमें ऑप्शन में पोटेशियम और सोना ना मिले और प्रश्न पूछ ले कि सबसे अधिक क्रियाशील कौन सा है, सबसे अधिक क्रियाशील कौन सा है, तो उसमें जो आपको ऑप्शन में 4 तत्व मिलेंगे, ऑप्शन में आपको 4 तत्व मिलेंगे, वो 4 तत्व को आप सहक्रियता श्रेणी के आधार पे देखोगे कि उन 4 तत्वों में, क्योंकि प्रश्न में क्या है, निम्न में से सबसे अधिक क्रियाशील कौन सा है, निम्न यानी कि जो नीचे 4 ऑप्शन है उनमें से सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन सा है,
तो सेक्रियता श्रेणी आपको याद होगी तभी आप बता पाओगे कि कौन सा सबसे ज्यादा क्रियाशील है, सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन सा, आप तभी तो बता पाओगे, है ना। तो जैसे सोडियम दे दिया, जिंक दे दिया, मरकरी दे दिया, सिल्वर दे दिया, सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन सा होगा, सेक्रियता श्रेणी आप दिमाग में लाओगे। कितना का माली आलू जरा फीकी पकाता है, कौन है, आगे आओ। ठीक है, इस तरह से आप ट्रिक ये दिमाग में लाओगे तो सबसे ज्यादा कौन सा होगा, चार ऑप्शन में से सोडियम होगा। सबसे कम क्रियाशील कौन सा होगा, चार ऑप्शन में से सिल्वर होगा। तो ऑप्शन को आपको देखना है, प्रश्न को समझना है, प्रश्न में क्या पूछा है, फिर ऑप्शन में देखना है कि सबसे अधिक क्रियाशील कौन सा है, सेक्रियता श्रेणी के आधार पे। ठीक है, डायरेक्ट आपसे पूछे कि सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी होती है, तत्व कौन सा होता है, कौन सा होता है, पोटेशियम होता है। सबसे कम क्रियाशील धातु कौन सी होती है, तत्व कौन सा होता है, सोना। ठीक है, या फिर तुलना से पूछ लिया जाए कि जैसे कॉपर तथा सिल्वर, सॉरी आयरन तथा सिल्वर, अपने को प्रश्न पूछ लिया जाए कि आयरन तथा सिल्वर में सबसे अधिक क्रियाशील तत्व कौन सा है, आयरन तथा सिल्वर में सबसे अधिक क्रियाशील तो कौन सा है, तो सेक्रियता श्रेणी को दिमाग में लाओगे, सबसे अधिक क्रियाशील कौन सा होगा, कौन सा होगा, कौन सा होगा, कौन सा होगा, आयरन होगा। क्योंकि और पूछ लिया जाए कि आयरन और सिल्वर में से सबसे कम क्रियाशील कौन सा है, कौन सा होगा, अपना सिल्वर होगा। ठीक है, तो पर्सन कैसे भी बन सकता है, तुलना वाले बन सकते हैं, कैसे भी बन सकते हैं, क्योंकि फिक्स तो कुछ है नहीं पर्सन अपने पास। अपने को बस टॉपिक दे रखा है कि भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया, उत्प्रेरक और ऑक्सीडेशन और मतलब अपचयन उपचयन अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, इनमें से पर्सन पूछेंगे तो आपको उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी चीजें वो सभी आनी चाहिए। रासायनिक अभिक्रिया का मतलब रासायनिक अभिक्रिया में जितनी भी अभिक्रिया आपको आनी चाहिए। ठीक है, 10th लेवल तक, तो 10th लेवल तक जितनी भी अभिक्रिया तो सारी आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, और जिसमें विस्थापन अभिक्रिया की बात आ जाए तो विस्थापन अभिक्रिया में जैसे हम डीप में जाते हैं तो सेक्रियता श्रेणी आ जाती है, क्योंकि विस्थापन अभिक्रिया तो डिपेंड इस पे है, विस्थापन अभिक्रिया तो डिपेंड इस पे है, क्योंकि हम देखेंगे कि अधिक क्रियाशील कौन सा है, कम क्रियाशील कौन सा है, अभिक्रिया होगी या फिर नहीं होगी, है ना। कम क्रियाशील तो कैसे अभिक्रिया करेगा, उसको कैसे निकाल पाएगा, नहीं निकाल पाएगा ना। हाँ। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो सेक्रियता श्रेणी अच्छे से याद कर लोगे, इसको लिख लीजिए, ट्रिक अच्छे से लिख लीजिए, अच्छे से लिख रहा है ना, फ्रेम में तो आ रहा है। 1 घंटा हो, तो कोई ना, 1 घंटा की क्लास हो गई है ना, लेकिन क्लास को चलने देते हैं, इतना कोई नहीं है, टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। लगभग लगभग सभी एक एक मतलब 1 शॉट क्लासें हुई लगभग, तो अपन 30 क्लासों के अंदर कंप्लीट थ्योरी कर लेंगे, 30 क्लासों में कंप्लीट थ्योरी। ठीक है, और 30 क्लासें होने के बाद आपकी स्टार्ट होने वाली है एमसीक्यू की क्लास, एमसीक्यू, पीवाईक्यू। ठीक है, इन सब की 50 क्लासें इनकी मान लो, तो लगभग लगभग हर सब्जेक्ट की 70 क्लासें होंगी, रीजनिंग की 70 क्लासें होंगी, विज्ञान की 70 क्लासें होंगी, और इंग्लिश भी इसकी थ्योरी कंप्लीट होने के बाद स्टार्ट कर देंगे, है ना। मैथ की 20 क्लासें हो चुकी है, उसकी भी 70 क्लासें होंगी, उसकी भी क्या होगी, 70 क्लासें होंगी। चलिए, दिख रहा है क्या, अब देखो मिटा देते हैं। अब देखो, विस्थापन अभिक्रिया, सॉरी द्विविस्थापन, ठीक है, द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है बताओ, द्विविस्थापन, द्वि दो, विस्थापन विस्थापित करना। ठीक है, तो इसमें क्या होते हैं, दो यौगिक होते हैं,
इसमें क्या होते हैं, मान लो दो यौगिक होते हैं, जैसे एक यौगिक है AB, एक यौगिक है CD। ठीक है, जब इन दोनों यौगिकों के मध्य अभिक्रिया होती है तो इन दोनों यौगिकों में क्या होता है, आयनों का, ये यौगिक है AB पूरा, इसके दो आयन है, कौन से, A और B। यौगिक है CD, इसके दो आयन है C और D। तो इन दोनों के मध्य क्या होगा, आयनों का आदान प्रदान होगा। आयनों का क्या होगा, आदान प्रदान होगा। आयनों का आदान प्रदान होगा और नए यौगिकों का निर्माण होगा। इसी अभिक्रिया को बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है उसे क्या बोलते हैं, अपन द्विविस्थापन अभिक्रिया अपन बोलते हैं। ठीक है, इसे अपन क्या बोलेंगे, द्विविस्थापन अभिक्रिया। यानी कि AB में जो A है वो C के साथ यौगिक बनाएगा और वो जो B है वो D के साथ अपना यौगिक बनाएगा। ठीक है, आयनों का क्या हो गया, आदान प्रदान हो गया। तो यहाँ पे कौन सी अभिक्रिया होगी, यहाँ पे द्विविस्थापन अभिक्रिया होगी। एग्जाम्पल देखें, ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखें, जैसे एक है अपना बेरियम सल्फेट। क्या है, बेरियम सल्फेट वाला है, बेरियम सल्फेट नहीं है, सोडियम क्लोराइड और बेरियम, सॉरी, सोडियम सल्फेट। प्लस 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 बेरियम क्लोराइड, है ना। अब देखो ये क्या अपना सोडियम सल्फेट है। क्या है, सोडियम सल्फेट। तो प्रश्न आ जाए, सोडियम सल्फेट का सूत्र बताओ, Na2SO। ये क्या अपना बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड। तो बेरियम क्लोराइड का सूत्र पूछे तो BaCl2। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होता है, इसमें जो यौगिक है वो आपस में क्या कर लेते हैं, आयनों का आदान प्रदान कर लेते हैं। सोडियम में वो क्लोरीन के साथ जुड़ करके क्या बना लेता है, NaCl। NaCl के दो अणु बनेंगे। ठीक है, NaCl के, क्योंकि यहाँ पे सोडियम भी दो है, क्लोरीन भी दो है, तो दो NaCl के अणु बन गए। और अपना जो बेरियम सल्फेट है, जो बेरियम है वो सल्फर के साथ क्रिया करके बेरियम सल्फेट का निर्माण करता है। इसको क्या बोलेंगे अपन, बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट। ये क्या अपना सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो ये यौगिक है, ये भी यौगिक है, दोनों यौगिकों के मध्य क्या हुआ है, आयनों का आदान प्रदान हुआ है। आयनों का क्या हुआ है, आदान प्रदान हुआ है। जहां आयनों का आदान प्रदान होता है वहां पे कौन सी अभिक्रिया होती है, वहां पे द्विविस्थापन अभिक्रिया होती है। ठीक है, कौन सी अभिक्रिया होती है, द्विविस्थापन अभिक्रिया होती है। ठीक है, द्विविस्थापन अभिक्रिया समझ गए। नेक्स्ट चलते हैं, मिटा देते हैं इसको। टाइम 1 घंटा प्लस चला गया ना। अब देखो, अब अपनी अभिक्रिया है, एक तो है अपनी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। एक है आपकी ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ठीक है, एक है आपकी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, एक है आपकी ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया में मतलब क्या होता है। ठीक है, तो ऊष्माशोषी का मतलब शोषी, शोषण करना, मतलब ऊष्मा का अवशोषण करना। ऊष्माक्षेपी, अवक्षेप, अवक्षेप बनता है यानी कि ऊष्मा को निकालना। यानी कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे बोलेंगे, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें जिसमें
अभिक्रिया के होने के बाद, अभिक्रिया के बाद ऊष्मा निकलती हो, ऊष्मा निकलती हो, उसे अपन क्या बोलेंगे? ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। क्या बोलेंगे अपन? ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। उसके बाद अपनी एक अगली है ऊष्मा शोषी। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो ऊष्मा का अवशोषण करती है। यार, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो ऊष्मा का क्या करती है? अवशोषण करती है, उसे क्या बोलते हैं? ऊष्मा शोष्य अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या निकलती है? ऊष्मा निकलती है। जैसे एक अभिक्रिया मैंने आपको बताई थी, कैल्शियम ऑक्साइड वाली। तो कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया जब जल के साथ करवाते हैं तो क्या बनता है? COH की वोल्टवाइज। देखो, कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि बिना बुझा हुआ चूना, आपने घरों में देखा होगा, गांव वगैरह में करते हैं, व्हाइट पुट्टी करते, सॉरी पुट्टी नहीं, व्हाइट कली बोलते हैं जिसको, कली करते हैं ना सजावट के लिए, घरों में पुराने टाइम में करते थे कली, आजकल तो आनी बंद होगी। ठीक है, तो उस कली को जब हम पानी में डालते हैं, कली को जब हम पानी में डालते हैं, बिना बुझे हुए चूने को पानी में डालते हैं, तो गर्म हवा के बुलबुले निकलते हैं, ऊष्मा, ऐसे भाप निकलने उसमें से स्टार्ट हो जाती है। वो भाप क्या होती है? ऊष्मा होती है। ठीक है, मतलब जब कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ क्रिया करता है तो अपना एक तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता ही है, लेकिन साथ में क्या निकलती है? उसमें से ऊष्मा निकलती है। क्या निकलती है? ऊष्मा निकलती है। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के बाद ऊष्मा निकलती है उसे हम क्या बोलेंगे? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का एक उदाहरण ये हो जाएगा। ठीक है, जैसे शोषण, शोषण ये भी किसका उदाहरण है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का। प्रश्न आ जाए, शोषण किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी। कैसे? अब देखो, ऐसे अंगुली रखो, ऐसे देखो, अपन शोषण अंदर करते हैं, बाहर निकालते हैं तो थोड़ी गर्म हवा से बाहर आती है। गर्म हवा बाहर आ रही है ना, गर्म आ रही है, यानी कि वहां साथ में क्या निकल रही है? ऊष्मा निकल रही है। ठीक है, या सड़े गले कचरे का कंपोस्ट बनाना, सड़े गले कचरे का कंपोस्ट, कंपोस्ट बनना, ये भी किस प्रकार की अभिक्रिया? ऊष्माक्षेपी। जैसे गर्म किसी भी सड़े गले कचरे को आप कंपोस्ट बनाने के लिए कहीं पे मतलब बंद डाल देते हो जहां पे हवा वगैरह कुछ भी नहीं होती, जब उसको अपन बाहर निकालोगे वो देखना गरम गरम मिलेगा, गरम गरम। ठीक है, एकदम गर्म हो जाएगा। तो वहां पे क्या है? ऊष्मा का निर्माण हुआ, वहां पे ऊष्मा निकले, उसे क्या बोलते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बोलते हैं। एक और एग्जाम्पल देते हैं, जैसे गाय भैंस वगैरह गोबर करती है ना, तो गाय भैंस वगैरह गोबर करती है, तो जब उस गोबर को आप देखोगे तो देखना उसमें से ऐसा भाप से निकलती हुई आपको दिखाई देगी, ताजा ताजा, है ना। तो वहां पे कौन सी अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। बात करें ऊष्मा शोषी की, ठीक है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया जिसमें क्या हो? ऊष्मा का अवशोषण हो। तो ऊष्मा का अवशोषण देखें तो जैसे प्रकाश संश्लेषण, तो प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण कैसे है? अब देखो मैं आपको बताता हूँ, एक एग्जांपल दे। देखिए, जैसे पौधे भोजन कैसे बनाती है, प्रश्न आ जाए, पौधे भोजन कैसे बनाते हैं, ये प्रश्न आ जाए एग्जाम। ठीक है, कैसे बनाते हैं? तो देखो, पौधे में जैसे अपने पास हमारे शरीर में रक्त के प्रवाह के लिए दो धमनी होती है, दो वाहिनियां होती है, एक होती है धमनी, एक शिरा। वैसे ही पौधे के अंदर जल और भोजन के परिवहन के लिए दो शिराएं होती है, एक होती है धमनी, एक होता है शिरा। सॉरी, धमनी और शिरा नहीं रे, जाइलम और फ्लोएम, दो ग्रंथि होती है, एक होती है जाइलम, एक होती है फ्लोएम। तो जो पौधा है वो मिट्टी से जो नमी है, ठीक है, मिट्टी से जो नमी है, जल है, जो खनिज तत्व है, जो पौधे के लिए आवश्यक है, जो जाइलम ग्रंथि है उनको जड़ों के द्वारा अवशोषित करेगा। जड़ों के द्वारा क्या करेगा? अवशोषित करेगा। और जो अवशोषित हुआ जो खनिज लवण है का, जो जल है, जो नमी है, उसको क्या करेगा? पौधे के
पत्तियों तक पहुंचाएगा। ठीक है, जाइलम क्या करेगी, उसको पौधे की पत्तियों तक पहुंचाएगी। ठीक है, अब पौधे की पत्ती पे क्या है, पौधे की पत्ती पे नमी यानी कि जल है, वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड पौधे की पत्तियां ग्रहण करती है। ठीक है, तो वहां पे क्या है, अपना CO2 भी है और H2O भी है, यानी कि जल भी है और कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद क्या होता है पौधे के अंदर, जैसे ही सूर्य का प्रकाश पौधे के ऊपर पड़ता है, जैसे ही सूर्य का प्रकाश पौधे के ऊपर पड़ता है, तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल आपस में क्या कर लेते हैं, क्रिया कर लेते हैं, और किसका निर्माण करते हैं, ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, C6H12O6। ठीक है, ग्लूकोज के अणुओं का निर्माण करते हैं। वो ग्लूकोज के अणु ही क्या है, पौधे के लिए भोजन है। वो ही क्या है, पौधे के लिए भोजन है। तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जो पौधे की जो फ्लोएम ग्रंथि है, पौधे की जो फ्लोएम ग्रंथि है, वो फ्लोएम क्या करेगी, जो बना हुआ भोजन है उसको पौधे के सभी भागों तक पहुंचाएगी, जिससे पौधे में क्या होगी, वृद्धि होगी, उसके सभी भागों में फैलावट आएगी, वो सही से रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। ठीक है, तो इस तरह से पौधे क्या बनाते हैं, भोजन बनाते हैं। जाइलम खनिज तत्व नमी को ग्रहण करके पौधे की पत्तियों तक पहुंचाएगी, वहां पे प्रकाश आएगा, तो वो आपस में क्रिया करके प्रकाश को अवशोषित करके, वहां पे ध्यान रखना, प्रकाश को अवशोषित करके वो अभिक्रिया करके ग्लूकोज यानी कि उसके लिए पौधे के लिए भोजन का निर्माण करती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है, और जहाँ पे ऊष्मा का अवशोषण होता है वहां कौन सी अभिक्रिया होती है, गुरु कौन सी अभिक्रिया होगी, यहाँ पे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होगी। तो ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया में मतलब समझ गए ना, इतना बता दो। ठीक है, ऊष्मा शोषी और ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया में मतलब समझ गए अच्छे से। ओके डन। अब बात करते हैं अपन, प्रश्न कैसे भी आ सकता है, देखो मैंने प्रश्न बता दिया, प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार की अभिक्रिया है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ठीक है, और कैल्शियम ऑक्साइड और जल को ग्रहण, जल से क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। ठीक है, और सड़े गले कचरे का कंपोस्ट बनने में कौन सी विक्रिया है, ऊष्मा क्षेपीय विक्रिया है। ठीक है, शोषण में कौन सी विक्रिया है, ऊष्मा क्षेपीय विक्रिया। ठीक है, शोषण क्या है, ऊष्मा क्षेपीय विक्रिया। ये प्रश्न बहुत बार आ चुका है शोषण का, और प्रकाश संश्लेषण का प्रश्न बहुत बार हो चुका है। शोषण या फिर ऊष्मा क्षेपी का एक उदाहरण बताओ, तो 4 ऑप्शन मिलते हैं जिसमें शोषण भी होता है। बच्चे सोचते हैं शोषण कैसे हो सकती है, ऊष्मा कब निकलती है। ठीक है, तो इसमें वो कंफ्यूजन होके गलत उत्तर कर देते हैं, लेकिन शोषण वाला और प्रकाश संश्लेषण वाला तो आपको याद रखना ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये कर लोगे। अब देखो उसके बाद अपन बात करते हैं अपचयन अभिक्रिया और उपचयन अभिक्रिया की। उसके बाद अपन बात करते हैं अपचयन और उपचयन की। ठीक है, तो एक तो अपनी अभिक्रिया है उपचयन। ठीक है, उपचयन अभिक्रिया का दूसरा नाम क्या है, उपचयन अभिक्रिया का दूसरा नाम है अपना ऑक्सीकरण। क्या नाम है, ऑक्सीकरण नाम है। एक अपनी अभिक्रिया होती है अपचयन। ठीक है, उपचयन क्या होता है और अपचयन क्या होता है, ये बता दो मुझे। उपचयन का मतलब होता है ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें जिसमें या तो ऑक्सीजन जुड़े या हाइड्रोजन हटे, हाइड्रोजन हटे। ठीक है, मतलब रासायनिक अभिक्रिया जी में कह तो कोई यौगिक ऐसा क्या है, ऑक्सीजन जुड़ती हुए या फिर हाइड्रोजन हटती हुए, तो बटे कौन सी अभिक्रिया होगी, उपचयन अभिक्रिया होगी। कौन सी अभिक्रिया होगी बेटा, उपचयन अभिक्रिया होगी। अब अपचयन अभिक्रिया उपचयन अभिक्रिया क्या होगी, बताओ मुझे क्या होगी। देखो अपचयन और उपचयन में जैसे ऑक्सीजन का हटना, जुड़ना, सॉरी, ऑक्सीजन का जुड़ना, जैसे कार्बन है, कार्बन ऑक्सीजन के साथ जुड़ के क्या बनाता है अपना, CO2 बनाता है। क्या बनाता है अपना, CO2 बनाता है। तो कार्बन के साथ क्या हो रहा है यहाँ पे,
कार्बन के साथ क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ रही है, कार्बन के साथ क्या हो रही है, ऑक्सीजन जुड़ रही है, यानी कि कार्बन का क्या हो रहा है, कार्बन का यहाँ पे ऑक्सीकरण हो रहा है, कार्बन का क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीकरण हो रहा है, कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रही है, कार्बन का उपचयन हो रहा है, कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है, यानी कि ये कौन सी अभिक्रिया है, उपचयन अभिक्रिया। ठीक है, ये उपचयन अभिक्रिया उदाहरण के जैसे बात आ जाए हाइड्रोजन का हटना, हाइड्रोजन का हटना जैसे H2S प्लस O2, ठीक है, हाइड्रोजन सल्फर, हाइड्रोजन सल्फेट। अब देखो हाइड्रोजन सल्फर में हाइड्रोजन और सल्फर है, ठीक है, अब क्या होगा कि हाइड्रोजन इससे हट जाएगी और H किसके साथ जुड़ जाएगा, O2 के साथ, SO2 बना लेगा, हाइड्रोजन हट गया। अब देखो पहले ये था, सल्फर के साथ क्या था, हाइड्रोजन था, यहाँ से हाइड्रोजन हट गया, यहाँ से क्या हो गया, हाइड्रोजन हट गया, तो जहाँ पे हाइड्रोजन हटता है वहां पे क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, यानी उपचयन होता है। तो हाइड्रोजन का हटना क्या है, उपचयन का उदाहरण है। क्या है, उपचयन। उपचयन और अपचयन में कंफ्यूजन हो जाता है, सभी के होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का हटना क्या होता है, उपचयन होता है, ठीक है। लेकिन साथ में एक चीज यहाँ पे याद देखो, यहाँ पे सल्फर का क्या हुआ है, उपचयन हुआ है। सल्फर के साथ एक फायदा हो रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रही है, और ऑक्सीजन का जुड़ना भी क्या होता है, उपचयन होता है, ठीक है। तो ये क्या है, ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का हटना, दोनों मैंने आपको टाइप बता दी। या तो उस अभिक्रिया में आपको ऑक्सीजन जुड़ रही दिख रही है, या उस अभिक्रिया में आपको हाइड्रोजन हटती हुई दिखेगी, या फिर दोनों एक साथ होता हुआ दिखाई देगा, तो वहां पे कौन सी अभिक्रिया होगी, उपचयन अभिक्रिया होगी, ठीक है। तो ये तो है अपनी उपचयन अभिक्रिया। उसके बाद अपन बात करें अपचयन अभिक्रिया की। अपचयन अभिक्रिया क्या होती है, अपचयन अभिक्रिया ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें जिसमें हाइड्रोजन जुड़े और ऑक्सीजन हटे, ठीक है। जिसमें हाइड्रोजन जुड़ती हो, जिसमें क्या हो, हाइड्रोजन जुड़ती हो, वहां पे क्या होगा, अपचयन होगा, और ऑक्सीजन हटती हो वहां पे क्या होगा, अपचयन होगा, ठीक है। कैसे होगा, अब देखो जैसे आयोडीन है, आयोडीन के साथ ये जुड़ गया, क्या बन गया अपना 2HI, हाइड्रोजन आयोडाइड बन गया। तो आयोडीन के साथ क्या हो गया, हाइड्रोजन जुड़ गई। तो हाइड्रोजन का जुड़ना क्या होता है, हाइड्रोजन का जुड़ना क्या होता है, यहाँ पे हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाएगा, अपचयन कहलाएगा। हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाएगा, अपचयन कहलाएगा। जैसे CuO कॉपर ऑक्साइड है, इसकी अभिक्रिया हमने जल के साथ करवा दी, H2O, नहीं नहीं जल के साथ करवाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, और किसके साथ करवाएं, इसकी अभिक्रिया करा देते हैं अपन, ऐसा एग्जाम्पल ही नहीं बन रहा कोई। ऑक्सीजन के हटने वाला बताओ, ऑक्सीजन के हटने वाला, हाँ ये कर लेते हैं CuO प्लस H2, ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ से हट जाएगी, ये क्या बन जाएगा, Cu प्लस H2O, ठीक है। यानी कि कॉपर से ऑक्सीजन क्या हो रही है, हट रही है, और जहां ऑक्सीजन हट रही है वहां पे कौन सी होगी, अपचयन अभिक्रिया, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ रही है, हाइड्रोजन हट रही है तो उपचयन, और जहाँ पे हाइड्रोजन जुड़े ऑक्सीजन हटे, मतलब इसका जस्ट उल्टा, वहां पे कौन सी अभिक्रिया होगी, वहां पे अपचयन अभिक्रिया होगी। उपचयन और अपचयन अच्छे से समझ गए, ठीक है। अब इन दोनों का एक मिली भगत है, क्या है वो मिली भगत, वो है अपनी रेडॉक्स अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है, रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या कहती है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें जिसमें अपचयन भी हो, अपचयन व उपचयन, उपचयन दोनों साथ हो, दोनों साथ हो, उसे अपन क्या बोलेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया बोलेंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं, वही कॉपर ऑक्साइड वाला प्लस H2 क्या बन रहा है, Cu प्लस H2O। तो ध्यान से देखो यार,
ध्यान से देखो, कॉपर के साथ पहले क्या है, ऑक्सीजन है। कॉपर से ऑक्सीजन हट गई, अकेला कॉपर बच गया, तो ऑक्सीजन हट गई। ऑक्सीजन का हटना कौन सा होता है, अपचयन है। यानी कि यहाँ पे कॉपर का क्या हो रहा है, चयन हो रहा है। ठीक है, यहाँ देखो हाइड्रोजन, ये जो हटी हुई ऑक्सीजन है ये किसके साथ जुड़ रही है, हाइड्रोजन के साथ जुड़ रही है। तो ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का जुड़ना, ठीक है, ऑक्सीजन का जुड़ना क्या हो रहा है, यहाँ पे उपचयन हो रहा है। किसका हो रहा है, हाइड्रोजन का उपचयन। ठीक है, तो यहाँ पे कॉपर का अपचयन हो रहा है, हाइड्रोजन का उपचयन हो रहा है। तो अपचयन और उपचयन क्या हो रहा है, अपचयन और उपचयन यहाँ पे दोनों साथ साथ हो रहे हैं, और जो साथ साथ होते हैं उसको हम अपन क्या बोलेंगे, वहां पे कौन सी अभिक्रिया होगी, रेडॉक्स अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया होगी, रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, इतना समझ गए। अब देखो, लिख सकते हो, ओके। अब कौन सा एग्जाम्पल देखेंगे, बताओ, एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नहीं, अब आगे उपचयन के अंदर दो प्रकार के टाइप है। उपचयन को जब उपचयन में हम डिटेल में जाते हैं तो अपना दो प्रकार आता है, एक आता है संसारण। ये उपचयन के दैनिक जीवन में उदाहरण है, ये दैनिक जीवन में भी होता है संसारण। एक होता है विकृत गंधिता, विकृत गंधिता। ठीक है, अब देखो, एक होता है संसारण, एक होता है विकृत गंधिता। तो इसको तो मैं आसानी से ऐसे ही समझा देता हूँ। देखो संसारण क्या होता है, संसारण क्या होता है, देखो जैसे कोई भी वस्तु है, कोई लोहे की वस्तु, कोई तांबे की वस्तु, कोई चांदी की वस्तु, तो उस वस्तु पे आपने देखा होगा कि दैनिक जीवन में वो समय के साथ साथ उस पे क्या हो जाती है, एक काली सी परत जमने लग जाती है। जैसे लोहे पे भूरी परत जम जाती है, चांदी पे एक काली परत जम जाती है, तांबे पे हरी परत जमना स्टार्ट हो जाती है ना। तांबे के अपने बर्तन देखे, उस पे हरी हरी परत जमना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, चांदी पे काली परत जमना स्टार्ट हो जाती है, और लोहे पे समय के साथ साथ भूरी परत जमना स्टार्ट हो जाती है। तो ये क्या है, ये यहाँ पे क्या हो रहा है, ये इनका हो रहा है संसारण हो रहा है। ठीक है, संसारण किसे बोलते हैं कि समय के साथ साथ धातुओं पर अलग अलग कलर की रंग की परत चढ़ना और चढ़ जाती है, जिससे वे धीरे धीरे नष्ट होने लगती है, इसे बोलते हैं संसारण। जैसे लोहे पे जंग लगना, लोहे पे जंग लगना किसका उदाहरण है, संसारण का। लोहे पे जंग कैसे लगता है, जैसे लोहा है, एफ ही है। ठीक है, लोहा क्या है, एफ ही है। वो क्या होगा, वो जल के संपर्क में आएगा, जैसे सीधे लोहे पे क्या बढ़ता है, जल पड़ता है। ठीक है, लोहे पे क्या पड़ता है, जल पड़ता है, जल पड़ता है, साथ में ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और जल के संपर्क में आकर के, ऑक्सीजन और जल के संपर्क में आकर के जो लोहा है वो उसके ऊपर एक फेरिक ऑक्साइड, ठीक है, पहले तो एफ ही होता है, एफ के साथ ऑक्सीजन वगैरह संपर्क करके क्या बना लेती है, फेरिक ऑक्साइड की एक परत बना लेती है, जिसको फेरिक ऑक्साइड की परत बना लेती है, जिसको क्या बोला जाता है, जंग बोला जाता है। ठीक है, जिसको क्या बोला जाता है, जंग बोला जाता है। तो लोहे पे किसकी परत चढ़ती है, फेरिक ऑक्साइड की। लोहे पे जंग लगना किसका उदाहरण है, संसारण का। संसारण का उदाहरण बताओ, लोहे पे जंग लगना। ठीक है, तो वो वायु के संपर्क में आने से क्या हो जाती है, संसारित होने लगती है, इसे क्या बोलते हैं, संसारण बोलते हैं। जैसे चांदी है, चांदी धीरे धीरे समय के साथ साथ जैसे जैसे रोज रोज हम जल के संपर्क में आएगी, हवा के संपर्क में आएगी। तो देखो आपको पता है कि लोहा और सिल्वर, तो आपने देखा होगा कि चांदी पे हमें पता नहीं चलता कब उस पे परत आ जाए, मतलब थोड़े टाइम बाद। लेकिन लोहे पर तो एक दो दिन में ही बारिश होने से वो उस पे जंग आना स्टार्ट हो जाता है, भूरी पर जम जाती है पानी में। जैसे लोहे की कील है, उसको पानी में डुबो के देखना, थोड़ी देर छोड़ देना, उसके बाद लोहे की कील का काला रंग गायब हो जाएगा, तो वो भूरी भूरी होने स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो लोहा तो इतनी जल्दी हो रहा है और सिल्वर थोड़ा धीरे हो रहा है। तो आपने सक्रियता श्रेणी में पढ़ा होगा, लोहा है वो क्या है, सिल्वर की तुलना में ज्यादा क्रियाशील है, मतलब वो जल्दी क्रियाशील क्रिया करेगा। ठीक है, लोहा है वो जल्दी क्रिया करेगा ऑक्सीजन के साथ, और जो चांदी है वो कम क्रियाशील है। ठीक है, तो वो धीरे धीरे अपने ऊपर काली परत चढ़ाएगी।
ठीक है। और तांबा है, तांबे पे समय के साथ साथ किसकी परत बन जाती है, हरी परत बन जाती है। ठीक है, तो तांबे पे हरी परत जमती है, चांदी पे काली परत जमती है और लोहे पे भूरी परत जमती है। और ये सभी किसके एग्जाम्पल है, ये सभी अपने संक्षारण के एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये तो है संक्षारण। अब संक्षारण से बचने के उपाय क्या है, संक्षारण से बचने के उपाय क्या है? संक्षारण से बचने के लिए आपको समय समय पर, जैसे लोहा है तो उसको उस पे ग्रीस लगाना चाहिए। ठीक है, उस पे पेंट करना चाहिए, क्योंकि जो लोहे की गेट होते हैं तो आपने देखा होगा जल्दी से उस पे प्राइमर फेरा, उस पे कलर करवा देते हैं। क्यों करवा देते हैं? ताकि बारिश के कारण उस पे जंग ना लगे, है ना। तो लोहे पे जंग लगने के उपाय क्या है? ग्रीस लगाना, तेल लगाना, उनको पेंट करके रखना। ठीक है, ये तो हो गया अपना संक्षारण और उसका बचाव का उपाय। बात करें अपन विकृत गंधिता की। विकृत गंधिता क्या होता है? विकृत गंधिता में देखो, जैसे अपने पास से आपने देखा होगा कि जो तेल और जो वसा युक्त चीजें बनती है घरों में, पकौड़े वगैरह, कुरकुरे, चिप्स, तो ये धीरे धीरे टाइम के साथ साथ खराब होने लगती है, जैसे वो वायु के संपर्क में ज्यादा टाइम रह जाती है। ठीक है, वो खराब क्यों हो जाती है? जैसे कुरकुरे वगैरह पे 3 महीने या 6 महीने तक की वो एक्सपायरी डेट होती है, उसके बाद वो एक्सपायर हो जाते हैं, काम के नहीं। कुछ चीजों पे आपने 3 3 साल की देखी होंगी। ठीक है, तो उनपे कम क्यों होते हैं कुरकुरा वगैरह पे? क्योंकि वो तेल से बने हुए वसायुक्त पदार्थ है। ठीक है, जो तेल और वसायुक्त पदार्थ हैं, ये लंबे समय तक वायु के संपर्क में रहने पे विकृत गंधित होने स्टार्ट हो जाते हैं और वे खाने योग्य फिर नहीं रहते, फिर वे खाने योग्य नहीं रहते, वे विकृत गंधित हो जाते हैं। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं? विकृत गंधिता बोलते हैं। जो तेल और खाद्य पदार्थ है वो वायु के संपर्क में आने से विकृत गंधित हो जाते हैं, इसे ही क्या बोलते हैं अपन? इसे ही अपन विकृत गंधिता बोलते हैं। ठीक है, इसमें आगे देखें तो विकृत गंधिता से बचने का उपाय, जैसे आपने देखा होगा कि जैसे चिप्स का पैकेट है, तो चिप्स के पैकेट में जो हवा भरी जाती है ना, वो बाहर की हवा नहीं, वो उसमें होती है नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस क्या करती है कि उसकी ऑक्सीजन को अंदर नहीं आने देती और उसकी ऑक्सीजन की क्रियाशीलता को कम कर देती है, ताकि जो तेलीय पदार्थ, जो कुरकुरे बिस्कुट, जो कुरकुरे वगैरह हैं, वो ज्यादा टाइम तक सही रह सके। ठीक है, इसलिए उसमें क्या भरी जाती है? नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। तो विपरीत गंधिता से बचने के लिए तेलीय वसायुक्त चीजों को प्लास्टिक के पैकेट में पैक करके उस पर क्या कर दीजिए, उसमें नाइट्रोजन गैस को भर दीजिए। ये होता है अपना विकृत गंधिता। संक्षारण और विकृत गंधिता को आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो आज की क्लास होती है यहीं पे खत्म। तो रासायनिक अभिक्रियाओं को हमने पूरा डिटेल में हर एक चीज को हमने पढ़ा है। यदि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया तो कमेंट में जरूर बताना कैसी लगी ये क्लास, क्योंकि आज की क्लास में मैंने बहुत मेहनत की है। ठीक है, हर एक चीज मैंने बताया, हर एक चीज में आप पर्सन को ढूंढना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, वीरेंद्र राजस्थान एग्जाम आपके साथ है, रहेगा। वीरेंद्र एकेडमी वाले चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए, दोनों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टेलीग्राम में हमारा व्हाट्सएप चैनल है, जिसपे हर एक क्लास की अपडेट आपको मिलेगी, हर एक एग्जाम के बारे में डिटेल आपको मिलती रहेगी। तो हमारे व्हाट्सएप चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब कीजिए, उसको चैनल को फॉलो कीजिए। आप कमेंट बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है। यदि आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए तो आप हमें इंस्टाग्राम पे, हमारा अकाउंट है, वो भी आपको कमेंट में उसका लिंक मिल जाएगा। तो वहां पे आप जाकर के हमसे डीएम कर सकते हो, जो भी आपकी समस्या आ रही है हम आपको उसका सॉल्यूशन देंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय राजस्थान, जय राजस्थानी।